हमने अपने पिछले एपिसोड में ये जाना कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से समझाया। तो ओवरऑल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत डीप में समझा था। आज हम मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। मैं ये पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग किसी भी लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसे सिर्फ समझेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप बीएससी या बीटेक में ना हो। और ये वीडियो क्योंकि इस तरह बनाई गई है कि हर कोई समझ पाए, तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की शुरुआत लाइट से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक प्यारा सा फिनोमेना है जो मोशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड होता है और जिसके कारण सबके घर और सबकी ज़िंदगी रोशन है। नहीं समझ आया? अच्छा देखो, ये एक पार्टिकल है, इसके पास अपना एक चार्ज है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो उसे एलिमेंट्री पार्टिकल से हासिल होती है। टेंशन मत लीजिए, मैं इसे और डिटेल में अभी आने वाली वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक के लिए मान लीजिए कि ये या इस पार्टिकल के पास एक चार्ज है, तो जब ये चार्ज मूव करना चालू करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा और इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बस सिंपल। अब मैग्नेटिज्म क्या है? अरे अभी के लिए आप इसे बच्चों वाले चुंबक से समझ लीजिए जो सिर्फ आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और ये सब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में समझेंगे। तो आई होप कि आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अच्छे से ठीक ठाक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल जी ने बहुत ही गहरे अध्ययन के बाद 4 इक्वेशंस दी जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कहते हैं। पहली इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां ई वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, रो चार्ज डेंसिटी मतलब कुछ वॉल्यूम में कितना चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसे हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स भरे हुए हैं और उन सभी का चार्ज पॉजिटिव है। हर एक पार्टिकल के पास अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो नेट फील्ड लाइंस इस बॉक्स के ये वाले या किसी भी सरफेस से बाहर निकल रही हैं, उन फील्ड लाइंस की संख्या डिपेंड करती है उस बॉक्स के अंदर भरे चार्जेस पे। जितना ज़्यादा उस बॉक्स के अंदर हम चार्ज भरेंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बॉक्स के किसी भी सरफेस से बाहर निकलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर निकल सकती हैं कुछ गिवन टाइम में, हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आप 12th में होंगे तो इसे और आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो गॉस लॉ को हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि उस बॉक्स में से या किसी भी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आउटफ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉक्स या क्लोज सरफेस में भरे नंबर ऑफ चार्जेस पे। अब दूसरी इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी वो है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इसे समझने से पहले चलिए ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अरे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में यूनिट एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। बस सिंपल। हाँ, तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हमें बताती है कि किसी क्लोज सरफेस के बाहर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। कैसे? आइए समझते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक बॉक्स लिया था जिसमें ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव पार्टिकल्स भरे हुए थे। तो उसमें हम ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बॉक्स से बाहर निकल रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी मैग्नेट की फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करें तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकली और फिर वापस साउथ पोल के थ्रू मैग्नेट में घुस गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर निकली वो तो 0 हो गई,
क्योंकि जो निकली भी थी वो वापस साउथ पोल से अंदर चली गई। दस वी कैन से दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। इस लॉ को हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। एंड मैथमेटिकली ये मैक्सवेल्स इक्वेशन में कुछ ऐसे एक्सप्रेस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमें ये भी समझाती है कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल ही होता है, मतलब उसके पास हमेशा दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, जिससे फील्ड एक तरफ से निकले और दूसरी तरफ से वापस अंदर चली जाए और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाए। अरे भाई खुद सोचो कि अगर सिर्फ एक ही पोल हुआ मैग्नेट में तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो कैसे आएगा, और अगर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं आएगा तो गॉस जी नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए हम गॉस जी को नाराज़ नहीं होने देना है। अच्छा, अब एक और बात समझिए, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी मैग्नेट के बाहर का ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के बाहर का मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ पोल के अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। नहीं समझे? अरे जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी उतनी ही सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो साउथ पोल के अंदर घुसेंगी। कोई फील्ड लाइन छोटी बच्ची तो है नहीं कि बीच में रास्ते में गुम हो जाए। आई होप आप सेकेंड इक्वेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब थर्ड इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी वो है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी। इसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट आप सब ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब एक बार मैग्नेट को एक कंडक्टिंग कॉइल के अंदर बाहर मूव करवाते हैं तो एमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है। यानी यही लॉ जनरेटर्स में बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का बेस है। अब फोर्थ इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी वो है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। जहाँ म्यू नॉट परमेबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ई और बी आपको पता ही है और जे करंट डेंसिटी है। ये इतनी खतरनाक इक्वेशन जो दिख रही है वो सिर्फ दिखने की है, बाकी ये हमें बताती है कि जब हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उससे कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब करंट वायर में जितना बढ़ाते जाओगे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टरबेंस जन्म देता है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म को। इससे हम एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। अब ज़रा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों पर नज़र डालिए। इक्वेशन 3 समझाती है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से करंट जनरेट हो सकता है और इक्वेशन 4 समझाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस से मैग्नेटिज्म का जन्म हो सकता है। दस वी कैन से कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड हैं और यही दोनों इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी समझाती हैं। आइए समझते हैं कैसे। जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के साथ जूझेंगे तो हमें दो 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशंस मिलेंगी। पहली है लैप्लेशियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2E अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें 3 डायमेंशनल स्पेस और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन के बारे में बताती है। और दूसरी इक्वेशन जो कि है लैप्लेशियन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2B अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें 3 डायमेंशनल स्पेस और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपेगेशन को समझाती है। अब अगर हम इन दोनों ही वेव इक्वेशंस को स्टैंडर्ड 3D वेव इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ v उन दोनों ही फील्ड्स के प्रोपेगेशन की स्पीड है। इससे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। जब हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे तो हमें v नॉट की वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली
3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड विच इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वैक्यूम में सेम स्पीड से प्रोपिगेट करती हैं विच इज़ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन 3 कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को जन्म देते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑस्किलेट करते करते सेम स्पीड से आगे बढ़ती हैं। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑस्किलेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। यहीं से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मेन पॉइंट्स मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, electromagnetic waves are made up of electric fields and magnetic fields oscillating perpendicular to each other। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आगे बढ़ती रहती हैं। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसे हम पहले भी समझ चुके हैं। थर्ड पॉइंट, electromagnetic waves do not require any material medium for propagation। मतलब ये वहाँ से भी निकल सकती हैं जहाँ वैक्यूम हो। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो उसे मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं फॉर हार्मोनिक मोशन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना किसी मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट, लाइट ऑल्सो कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी अपना मोमेंटम और एनर्जी होती है। यही एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी जिसे हम फ्लक्स भी कह सकते हैं, मतलब पर यूनिट एरिया में कितनी लाइट वेव्स गिर रही हैं। ज़्यादा मैथमेटिक्स में ना घुस के सिंपली I is equals to half c epsilon naught E naught square, where I represents intensity or flux of light, c is speed of light, epsilon naught is vacuum permittivity and E naught is amplitude। अर्थात भाई लोग, energy of light is directly proportional to its amplitude square। Fifth point, light is absorbed or emitted continuously। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लाइट में छोड़ दो तो वो सारी वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उस पर गिर रही हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जैसा कि हम अब जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होते, मतलब एकदम काले काले नहीं होते, वो हर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूस वाली बात तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसे समझने में। तो बस यहीं तक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए। आई होप कि ये कोशिश बेकार नहीं गई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।